आप सभी प्यारे एस्पिरेंट्स का वेलकम करता हूं फाउंडेशन लेक्चर 4 में। अभी चल रहे हैं आपके बेसिक्स। बहुत कुछ बेसिक्स आपने सीखा, अभी भी सीख रहे हैं। और भी दो तीन चैप्टर्स, तीन चार लेक्चर्स आएंगे। आप में से कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, सर इतना सब कुछ हर लेक्चर में आप पढ़ाते ही जाते हो, बताते ही जाते हो, है ना। इतने फॉर्मूलाज बता देते हो, इतना कुछ बता देते हो, क्या ये जरूरी है मैं सीधे सीधे कुछ रीड कर लूं, 10 20 50 फॉर्मूला सीख लूं, 150 200 वोकैब याद कर लूं तो मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, क्या बड़ी बात है। हो सकता है क्लियर हो जाए आपकी कट ऑफ। हो सकता है कैटेगरी का होने की वजह से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। मैं सच बात बोल रहा हूं आपसे, है ना। भाई आपको कोई कैटेगरी का सहारा मिलता हो तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। लेकिन एक और सिनेरियो भी है। मान लीजिए आपको कोई कैटेगरी का सहारा नहीं मिलता है, या फिर आप एग्जाम को अप्रोच करते हैं इंग्लिश को अपनी स्ट्रेंथ बना के किसी भी कैटेगरी से। आप चाहे आरक्षित हैं, चाहे अनारक्षित हैं, चाहे किसी कैटेगरी में आते हैं या अनरिजर्व्ड है। अगर आप उस लेवल तक जाना चाहते हो और आपसे पहले कोई भी गया है तो इन फाउंडेशन से वो गुजरा है। कुछ लोग इन फाउंडेशन से स्ट्रक्चर्ड मैनर में गुजरते हैं, जैसे आप मेरे साथ गुजर रहे हैं, किसी टीचर्स के सहारे, किसी मेंटोर के सहारे। कुछ लोग इन फाउंडेशन से अपने आप गुजरते हैं संघर्ष करते हुए, और मेजोरिटी है वो संघर्ष कर ही नहीं पाती। इसलिए इंग्लिश मेरे ख्याल से 70 80% बच्चों का कमजोर सब्जेक्ट होता है। समझ पा रहे हो आप इस बात को? यहां से गुजरना ही पड़ेगा। ये वो रास्ता है जो नॉन निगोशिएबल है, अगर इंग्लिश को अपनी स्ट्रेंथ जानना चाहते हो आप। तो चलिए, अब बोर नहीं करूंगा आपको। पिछले टास्क में आपको दिया था कुछ सॉल्यूशंस करने के लिए, होमवर्क। फटाफट इसको अपने शुरू करते हैं। सक्सेस, सक्सीड, सक्सेसफुल। मान लीजिए इन वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं पता। मोटा मोटा मीनिंग पता होगा, सफलता से जुड़ा हुआ है। सक्सेस तो सबको ही पता होता है ना, सफलता। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आप हिंदी में समझो नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव क्या होगा। देखिए, एक वर्ड है सफलता, एक वर्ड है सफल, और एक वर्ड है सफल होना। सफल होना वाली बात हो गई तो अपने आप वर्ब बन गया, आपको क्लियर हो गया। और सफल होने को अंग्रेजी में बोलते हैं सक्सीड करना। सक्सीड करना, ठीक है। सेकंड फॉर्म सक्सीडेड, थर्ड फॉर्म सक्सीडेड। ये जो आगे ईडी ईडी लगेगा, इसको ये वर्ब की फॉर्म बना के नहीं बताता है, क्योंकि ईडी बाय डिफॉल्ट V2 V3 बनाते टाइम लगाना होता है। तो जहां पे ये V2 V3 के लिए अलग से ना दिखाए तो समझ लो ये यूं कह रहा है कि मेरे आगे ईडी ईडी लगा दो, V2 V3 बन जाएगी। सक्सीड करना, सक्सेस को पा लेना। तो मैं सक्सीड को यहां से उठा लेता हूं और वर्ब वाले कॉलम में डाल देता हूं। दूसरा कौन सा वर्ड है? सफल और सफलता। मुझे हिंदी में बताओ, दोनों में से नाउन और एडजेक्टिव कौन है? फॉर्मूला आपको पता है, अच्छा बुरा जिसके आगे लग जाए वो होता है नाउन। तो अच्छा सफल या अच्छी सफलता, बुरा सफल या बुरी सफलता? भाई सफलता की बात हो रही है, सफलता एक नाउन है, अच्छी सफलता, बुरी सफलता। और जो सफल है वो एक एडजेक्टिव है। सफल कौन? सफल आप हुए, मैं हुआ, आपका पड़ोसी, मेरा पड़ोसी, कौन सफल हुआ? तो जिसको एक नाउन की जरूरत हो, ऐसे अपाहिज को अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेक्टिव। मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं पता है आपको? एडजेक्टिव सच में अपाहिज एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो अपाहिज होता है। आगे अभी एडवर्ब भी आएगा, नेक्स्ट पार्ट में आप एडवर्ब सीखेंगे, वो इससे भी बड़ा अपाहिज है। एडजेक्टिव एडवर्ब्स की खुद की कोई वजूद नहीं है इनका, ये आगे चल ही नहीं सकते हैं। इनको बैसाखी चाहिए होती है नाउन की, वर्ब्स की, एडजेक्टिव्स की, दूसरी एडवर्ब्स की, वो एडवर्ब में सीखेंगे। एडजेक्टिव को बैसाखी चाहिए होती है नाउन की। तो क्या लिखें यहां पे? सफलता को लिखेंगे एक नाउन, और सफलता होती है सक्सेस, ठीक है। और जो सक्सेस से भरा हुआ हो, सक्सेस से फुल हो, सफल हो, वो होता है सक्सेसफुल। अब आप चाहो तो पिछली क्लास के नोट्स निकाल करके देख सकते हो, फुल वाला जो रूट था वो एडजेक्टिव के लिए आता था। फुल और लेस, ये रूट वर्ड्स जो हैं सफिक्स, एडजेक्टिव्स के लिए यूज होते हैं। तो वो आपको मैंने रेफरेंस के लिए दी थी, आप चाहो तो उसको जाके चेक करें। चलो अगला आ जाओ, पावर, एम्पावर और पावरफुल। भाई ये फुल देख करके तो मैं समझ गया, पावरफुल होता है एडजेक्टिव। इन तीनों से निकलती है ताकत। तो पावरफुल यानी ताकत से भरा हुआ, ताकत से भरा हुआ। फुल वाला मुझे रूट भी मिल गया और मेरा मोटा मोटा मीनिंग भी निकल आया।
ताकत से भरा हुआ आदमी, औरत, कोई भी चीज, ताकत से भरा हुआ कौन? पावरफुल। चलो, अब ताकत से भरा हुआ है, अगर उसके फुल को निकाल दें, भरे हुए को निकाल दें, तो पीछे बच जाएगी ताकत। ताकत अच्छी, ताकत बुरी, यानी ताकत यानी पावर फुल के बिना ये है एक नाउन। तीसरा कौन सा बन गया? एम्पावर। मैंने आपको रूट्स करवाए थे, सफिक्स करवाए थे वर्ब्स के। वर्ब के दो तीन सफिक्स होते हैं, फाई, आईजेडी और एन, और एक प्रीफिक्स होता है एम, उसमें डाल दूंगा चलो मैं, ठीक है। एम से ई एम लगा करके बहुत सारे नाउन, बहुत सारे एडजेक्टिव वर्ब में बदल जाते हैं। तो ये सफिक्स अगर याद, प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है। सफिक्स क्या होता है? जो बाद में आए, ये बाद में आए ना फुल लास्ट में, तो ये सफिक्स है। जो पहले आ जाए वो प्रीफिक्स है। तो ये एम्पावर वाला प्रीफिक्स क्या बनेगा? वर्ब बनेगा। चलो नेक्स्ट पे आओ। कंफर्ट और कंफर्टेबल। कंफर्ट और कंफर्टेबल, जिसके पीछे एबल लगाओ। एबल यानी आप इस चीज के लायक हैं। कंफर्टेबल यानी कंफर्ट के लायक, कंफर्ट देने लायक, या फिर यूं कह दें आरामदायक। आरामदायक कुर्सी, कुर्सी आरामदायक, सोफा, पलंग आरामदायक। क्या? तो जिसने क्या पूछ लिया उसको बना देंगे हम एडजेक्टिव, और एबल रूट पीछे लगा हुआ है, रेफरेंस के लिए आपके सामने है। मैं रूट्स निकाल दूं आपको सारे? जस्ट अ मिनट, ये रूट्स मैं निकाल लेता हूं लेक्चर 3 में से, ठीक है। चलो, लेक्चर 3 में आपको रूट्स करवाए थे। जिसके पीछे एबल लगा हो, ईबल लगा हो, वो अपने आप ही एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। तो चलो, इस हिसाब से देखा जाए तो कंफर्ट बनेगा, कंफर्टेबल बनेगा एडजेक्टिव। आप इस पे क्लिक भी करोगे तो भी दिखा देगा। कोई भी चेक करना चाहो, डिक्शनरीज आपके पास है, मोबाइल में खोलो, पीसी में खोलो, जहां खोलना है खोलो, इनको यूज करो, ठीक है। कंफर्टेबल। अब देखो कंफर्ट क्या बना? कंफर्ट का मतलब होता है सुविधा, आराम। अच्छा आराम, बुरा आराम, अच्छी सुविधा, बुरी सुविधा। तो कंफर्ट बन गया, कंफर्ट बन गया एक नाउन। अब बच गई वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म में कंफर्ट से मीनिंग निकलेगा कंफर्ट देना, किसी को आराम देना। और अगर आप ध्यान देंगे ना, तो कंफर्ट एक नाउन भी है और कंफर्ट खुद भी एक वर्ब भी है। दिस थिंग कंफर्ट्स मी, दैट कंफर्टेड मी। समझ रहे हो? हिज फ्रेंड्स कंफर्टेड हिम आफ्टर द लॉस ऑफ हिज जॉब। उसके फ्रेंड्स ने उसको कंफर्ट दिया जॉब के लॉस के बाद, नौकरी चले जाने के बाद, ठीक है। कंफर्टेबल बन गया एडजेक्टिव, और कंफर्ट और कंफर्ट दोनों ही फॉर्म से बन गया नाउन। बस यही चीज मेरे ख्याल से 90% बच्चे नहीं समझ पाए कि अंग्रेजी में एक ही वर्ड नाउन और वर्ब दोनों बन जाता है। वर्ब की जगह आएगा V1 V2 V3 लेके, तो वर्ब बन जाएगा, आराम देने की बात करेगा। सब्जेक्ट बन के आएगा, ऑब्जेक्ट बन के आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। नाउन के 5 यूजेस बताए थे आपको, इन 5 पोजीशंस पे आएगा तो नाउन बन जाएगा। शक्ल एक ही है, ठीक है। नाउन से वर्ब में कुछ फर्क नहीं आया। चलो अगले पे आओ। एक्शन, एक्टिव और एक्ट बना किससे है? इसका मीनिंग क्या है मोटा मोटा? हरकत करना, एक्ट करना। एक्शन भी क्या होती है? एक हरकत ही होती है आपकी। एक्टिव वो होता है जो खूब हरकत करे। कैसे बनाऊं मैं? देखिए, एक्शन यानी हरकत, आपको पता होगा ये वर्ड बड़ा कॉमन सा वर्ड है। आपके एक्शंस पे, आप पे एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। आप पे एक्शन हो जाएगा, आपके एक्शन से हम नाराज हैं। अच्छे एक्शन, बुरे एक्शन, अच्छी हरकत, बुरी हरकत। इस पे क्लिक भी कर लो, राइट क्लिक करके, एक्शन जो है एक नाउन निकलेगा। अगला देखो, एक्शन से एडजेक्टिव बनाना है अपने को। हर वो चीज जो एक्शन लेती हो, जो एक्शन लेने में बहुत तेज हो, फुल ऑफ एक्शन हो। बनना तो चाहिए एक्शन फुल, एक्शनेबल, ऐसा ही कुछ बनना चाहिए ना, लेकिन वर्ड बनता है एक्टिव। एक्टिव मतलब जिसमें खूब एक्शन लेने की पॉसिबिलिटी हो, है ना, जो एक्शन लेना जानता हो, एक्टिव। चलो एक्टिव लिख देता हूं यहां। तीसरा क्या बन गया? एक्शन लेने का काम, एक्शन लेने का काम, और वो होता है एक्ट। एक्ट पे क्लिक करो, एक्ट एक नाउन भी आएगा। नाउन फॉर्म में एक्ट का मीनिंग बदल जाता है। नाउन फॉर्म में एक्ट का मतलब होता है, ये जो आप एक्शन वर्ड देख रहे हो ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एक्ट। एक्शन को शॉर्ट फॉर्म में एक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। कोई कानून होता है उसको भी एक्ट बोल देते हैं। आपने सुना होगा ये वाला एक्ट, वो वाला एक्ट, ये वाला कानून। एक्शन की शॉर्ट फॉर्म भी एक्ट है,
कोई कानून भी एक्ट है। इनफैक्ट कोई स्टेज शो करते हैं आप, कोई ड्रामा करते हैं, मूवी करते हैं, तो वो भी एक्ट होता है ना। एक्टिंग ही तो कर रहे हैं आप, एक्ट से एक्टिंग बनता है। तो ये एक्ट एक नाउन भी है, लेकिन हरकत करने को, एक्शन लेने को अंग्रेजी में एक्ट करना बोलते हैं। नीचे जाओगे तो आपको वर्ब भी दिखाएगा। परफॉर्म एन एक्शन, टू डू समथिंग इज टू एक्ट। थिंक बिफोर यू एक्ट। एक्ट करने से पहले, काम करने से पहले सोचें, जो भी करें उसको सोच के करें। ठीक है, तो ये न्यूआंसेस मैं आपको पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो अब एक सवाल का जवाब भी दूंगा मैं आपको लास्ट में, ये कब तक करना है। ठीक है, पहले भी इसको पूरा कर लेते हैं अपने। अगला है स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन। देखो मोटा मोटा बनाए ताकत से, पावर से ही जैसा कुछ मिलता जुलता है। स्ट्रेंथ भी तो ताकत ही होती है आपकी। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग हम सबको पता है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, ताकतवर। लेकिन मजबूत कौन? कौन भाई मजबूत? जिसने कौन पूछ लिया वो एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव जो है अकेला बेचारा अपाहिज है, ये अकेला आगे बढ़ ही नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग वुमन, स्ट्रॉन्ग समथिंग, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। चलो, तो ये बन गया एडजेक्टिव। अब स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथन में से एक को ढूंढना है। नाउन फॉर्म बनेगी मजबूती। अच्छी मजबूती, बुरी मजबूती। मजबूती अच्छी भी हो सकती है, मजबूती खराब भी हो सकती है। नाउन फॉर्म में बनेगी मजबूती, और वर्ब फॉर्म में इसका वर्ब फॉर्म बनेगा मजबूत करना। यहां मुझे रूट दिखा एन, और एन रूट कब आता है? वर्ब बनाने के लिए सफिक्स एन का इस्तेमाल होता है। डीपन, शार्पन, हार्डन, स्ट्रेंथन। तो क्या करें भाई, ये बन जाएगी वर्ब। पीछे एन रूट लगा हुआ है, थोड़ा सा मैंने पहचान लिया। ठीक है, इसमें सीखा है ना आपने, ई एन रूट लगा करके वर्ब बनाया जाता है। डीपन, वाइडन, वैसे स्ट्रेंथन। चल, अब बच गया कौन? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, है ना, एक नाउन होता है। क्लिक कर लो इस पे, स्ट्रेंथ एक नाउन निकलेगा। नीचे जाओगे दूसरी फॉर्म्स भी दिखा देगा। वर्ब है स्ट्रेंथन। एडजेक्टिव में कभी उल्टा उल्टा कर देता है, स्ट्रेंथलेस लिख रहा है। स्ट्रेंथलेस मतलब कमजोर। मैं स्ट्रेंथलेस क्यों बनाऊं भाई, मैं इसे स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा ना। कमजोर का उल्टा बनाऊंगा मैं मजबूत। स्ट्रॉन्ग पे क्लिक करो, ये भी एक एडजेक्टिव है। थोड़ा इसकी मैपिंग उल्टी पुल्टी है, लेकिन ठीक है। चलो, ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। एंडेंजर, डेंजरस और डेंजर। खतरे से बने हुए तीनों वर्ड्स। खतरे को अंग्रेजी में डेंजर बोलते हैं। अच्छा खरा खतरा, बुरा खतरा। जिसके अच्छा बुरा लग गया वो नाउन बन गया, तो मैं इसको बना देता हूं नाउन। डेंजर यानी नाउन। पीछे ओ यू एस लगा है। ओ यू एस रूट आप देख चुके हैं, एडजेक्टिव्स में यूज होती है। डेंजरस, क्यूरियस, जो भी लगाना चाहें। तो यहां पे एडजेक्टिव बन जाएगा डेंजरस। पीछे क्या बच गया? एंडेंजर। ये एम या एन रूट, ये सेम ही रूट है। देखो, एम पावर बोलना आसान है, एम पावर, लेकिन एम डेंजर एक बार में, एक सिलेबल में नहीं बोल पाओगे। एम पावर में क्या होगा, इकट्ठा बोल दोगे एम पावर। एम डेंजर नहीं बोल पाओगे, एम डेंजर ऐसे अलग अलग आएगा। तो इसलिए जहां पे अलग अलग आता है तो एम को एन में बदल देते हैं, ताकि एक बार में बोल सके एन डेंजर। तो ये एम ही है, एन रूट बना दिया गया है। वर्ब को एम या एन से रूट से प्रीफिक्स लगा करके बनाया जा सकता है। तो भाई साहब ये वर्ब है, और ये तीसरा वाला, ठीक है, नाउन था। नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। अब इसको उड़ा देता हूं मैं, या इसकी जगह मैं यूं लिख देता हूं हिंदी में। ठीक है, हिंदी डाल दूंगा, जैसे यहां पे डाल दूंगा कामयाबी। कामयाबी अपने आप जो है, इससे आप इनको कनेक्ट कर लेना। चलो, सबकी हिंदी लास्ट में आपको मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को शुरू करें। आ जाओ। देखो जी, नाउन के मैं आपको टाइप सिखाना चाहता हूं, और ये किस लिए सिखा रहा हूं मैं। वैसे तो ये बेसिक्स में आना नहीं चाहिए, लेकिन एडवांस पार्ट में नाउन बहुत सारा इकट्ठा एक साथ ना हो, इसलिए बेसिक पार्ट में नाउन एडजेक्टिव के कुछ मैं और डिटेल्स आपको दे देता हूं। इसके बाद 2 लेक्चर्स में अपने बेसिक्स पूरा कर देंगे, फिर एडवांस पार्ट पे शुरू करेंगे, है ना। बेसिक आपको सेंटेंस ब्रेक करना आ जाए। तो नाउन के ये सारे टाइप्स हैं, पर मैं चाहता हूं कि ये टाइप्स आप खुद फिगर आउट करें। भाई मैं तो करवा ही दूंगा, काउंटेबल, प्रॉपर नाउन, फलाना ढिमकाना बोल दूंगा मैं, आप सुन लेना, उससे तो कुछ होगा नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको हिंट्स दूं, और इन नाउन्स में से एक एक को पकड़ पकड़ के आप खुद बताएं उसका क्या टाइप है। तो मोटे मोटे मैं आपको पहले टाइप बता देता हूं, फिर आप पकड़ना शुरू करो। देखो, पहला जो नाउन होता है ना, वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया था, कोई एक यूनिक चीज, खास चीज,
जैसे इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इंडिया एक यूनिक चीज है, मतलब एक यूनिक कंट्री है ना। दुनिया में कितनी कंट्रीज है इंडिया के नाम पे? इंडिया के नाम पे एक ही कंट्री है, मतलब इंडिया ही है। नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, इनफैक्ट आपका नाम सुमित है, चाहे दुनिया में 10,000 सुमित हो, चाहे आपकी कास्ट के भी आपको 500 लोग मिल जाए सुमित गुप्ता के नाम से, लेकिन आप जो सुमित सुमित गुप्ता है वो आप सुमित गुप्ता है, आप यूनिक है अपने आप में। तो ऐसे यूनिक चीजों को प्रॉपर नाउन्स बोलते हैं, और इनको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं होती। किताबों में लिखा होता है प्रॉपर नाउन्स अनकाउंटेबल है, लेकिन जो चीज यूनिक है मैं उसको काउंट करूं क्यों? दुनिया में कितने ताजमहल है भाई? एक ही तो ताजमहल है। बिल्डिंग्स बहुत हैं, लेकिन ताजमहल एक है। जब जो चीज है ही एक, तो उसको काउंट करना तो बेवकूफी होगी। इसलिए किताबों में लिख देते हैं प्रॉपर नाउन्स अनकाउंटेबल है। काउंट तो कर सकते हो पर वो यूनिक है। चलो, इस पूरी लिस्ट में से आप मुझे प्रॉपर नाउन्स ढूंढ करके दिखाओ। वीडियो को कर दो पॉज, मेरे साथ एक्सरसाइज करनी है आपको। ये आराम से पढ़ो इन सारे नाउन्स को। मीनिंग जिसका समझ में ना आए, डिक्शनरी खोल लेना, आपको दी गई है। आराम से इनके मीनिंग निकाल करके बताओ कौन कौन प्रॉपर नाउन है। चलो, मैं उठा रहा हूं एक एक करके, आपके सामने उठाऊंगा। पहला जो प्रॉपर नाउन मुझे दिखा वो था डोनाल्ड ट्रंप। है कि नहीं? यूनिक है अपने आप में, और वैसे भी पीस है ये अपने आप में, है ना। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में जो है एक पूरा पैकेज है। चलो, प्रॉपर नाउन की एक खासियत होती है, ये सेंटेंस के बीच में कहीं भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, शुरू में आए, बीच में आए, लास्ट में आए, इसका पहला लेटर हमेशा बड़ा होगा। इसका पहला लेटर हमेशा बड़ा होगा। इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। आप पहले लेटर को बड़ा कर रहे हैं। तो इनफैक्ट डी तो आया ही बड़ा, ट्रंप का टी भी बड़ा आएगा। प्रॉपर नाउन का हर वर्ड का पहला लेटर आपको सेंटेंस में, ये नाउन्स कहीं भी आ जाए, आपको हमेशा कैपिटल रखना है। ठीक है, चलो और देखो। और मुझे दिखा इसमें माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट भी एक कंपनी का नाम है, यूनिक कंपनी है, दुनिया में एक ही माइक्रोसॉफ्ट है, तो मैं इसको यहां रख देता हूं। और कौन दिखा अपने को? और मुझे दिखा हिमालय। हिमालय, हिमालय को भी उठा लेना बनता है, एक ही तो हिमालय दुनिया में, है ना। तो द हिमालयस, द क्यों लगाया गया? पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के आगे द लगाते हैं। कोई भी चीज जो फैली हुई हो, हिमालय जो है ना उसमें एक पहाड़ नहीं है, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, फैली हुई हैं। एक यहाँ होगी तिब्बत में, एक चाइना में, एक इंडिया में, एक सिक्किम में, इधर उधर। तो ऐसी फैली हुई चीजों को, प्रॉपर नाउन्स को, यूनिक नाउन्स के आगे अपने द का नाम, द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही नदियों के नाम के आगे द आएगा, समंदरों के नाम के आगे द आएगा। नदियां भी तो बहती है ना, फैली होती हैं जो बहुत बड़े एरिया में। चलो, ये आप आर्टिकल वाली क्लास में सीखेंगे द कब लगाना है। और देखो, और मुझे दिख रहा है इसमें कैलिफोर्निया, एक जगह का नाम है, ये भी बना देते हैं इसको प्रॉपर नाउन। दुनिया में एक ही जगह है कैलिफोर्निया के नाम से। चलो, विजडम नहीं है, टूथब्रश नहीं है, स्टूडेंट, अपॉर्चुनिटी, सैंड, फैमिली, टूथपेस्ट, स्पोर्ट्स कार, डन। तो ये हो गए सारे जी प्रॉपर नाउन, 3 आपको मिले। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, कॉमन नाउन्स। अगर ताजमहल प्रॉपर नाउन है तो बिल्डिंग एक कॉमन नाउन है। दुनिया में हजारों बिल्डिंग है, उनमें से एक ताजमहल है जो अपने आप में यूनिक है। अगर डोनाल्ड ट्रंप एक प्रॉपर नाउन है तो प्रेसिडेंट या इंसान, मैन या फिर ह्यूमन एक कॉमन नाउन है। दुनिया में बहुत प्रेसिडेंट्स हैं, बहुत मैन हैं, बहुत ह्यूमंस हैं, लेकिन उनमें डोनाल्ड ट्रंप यूनिक है। समझ पा रहे हो आप? तो कोई भी ऐसी चीज जो अपने आप में यूनिक नहीं है, वो क्या कहलाएगी? कॉमन नाउन कहलाएगी। चलो, ये आप सीधा सीधा ही फॉर्मूला समझ लो। 2 तरह के नाउन्स हैं, जो यूनिक है वो प्रॉपर, जो ना यूनिक वो कॉमन। अब मुझे बताओ इनमें से कॉमन नाउन्स कौन कौन से हैं। कॉमन नाउन्स की भी खासियत है, ये टचेबल भी हो सकते हैं और अनटचेबल भी हो सकते हैं। चलो इसमें देखते हैं पहले टचेबल वाले कौन से हैं। शुगर कॉमन नाउन है, टचेबल है, शुगर को टच कर सकते हो। मटेरियल ये तो है शुगर, शुगर कोई ऐसी चीज थोड़ी ना, मतलब कोई, समझ गए ना, किसी प्रॉपर चीज का नाम तो है नहीं शुगर। हाँ, शुगर की कोई ब्रांड हो, मान लीजिए आप कोई टाटा शुगर यूज करते हैं तो टाटा शुगर को प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन शुगर अपने आप में एक जनरल चीज है, तो शुगर को मैं कॉमन नाउन मानूंगा। जितने भी मटेरियल्स अंग्रेजी में, वो सभी के सभी कॉमन नाउन्स होते हैं। तो शुगर को मान लेते हैं अपने कॉमन नाउन। और क्या बचा?
देखते जाओ, चलो मेरे साथ। शुगर को टच कर सकते हो ना। दूसरी एक चीज आप टच कर सकते हो, टूथब्रश। कॉमन नाउन है ये भी। अगर पेप्सोडेंट का टूथब्रश होगा तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, पेप्सोडेंट टूथब्रश। लेकिन टूथब्रश अपने आप में कॉमन है। फिर पहाड़, पहाड़ भी कॉमन है। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करोगे तो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन वैसे पहाड़ जो है, बहुत पहाड़ है दुनिया में। फिर सैंड, अगेन मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन मैंने आपको बताया था। मटेरियल समझते हो ना, कोई भी चीज जो मटेरियल क्या होता है, ये कच्चा माल। कच्चा माल क्या है? सैंड है, शुगर है, मतलब सॉल्ट है, नमक है, पानी है, वाटर है, सब मटेरियल तो है ये। तो मटेरियल्स को अपने कॉमन नाउन मानते हैं भी ये। सैंड भी कॉमन नाउन है, तो सैंड को भी हटा दें यहां से। अब ये बताओ, फैमिली प्रॉपर है कि कॉमन है? चलो फैमिली पे बाद में आएंगे, अभी टचेबल चीजों की बात कर रहे हैं जो टच कर सकते हैं, ठीक है। आइसक्रीम, चलो ये भी बाद में आएगा, ये अपने कंपाउंड नाउन में सीखेंगे, नीचे आएगा। और मुझे इसमें, हाँ, स्टूडेंट। स्टूडेंट एक ऐसा कॉमन नाउन है जो कि टच किया जा सकता है, ठीक है। चलो, मैन को टच किया जा सकता है। भाई एक तो सारे मैन कॉमन, और उनमें से डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रॉपर। एप्पल को टच किया जा सकता है, एप्पल यानी सेब। ये वो वाला एप्पल नहीं है। अगर वो वाला एप्पल होता तो फिर इसको आप प्रॉपर ही मान लेते। अगर स्टीव जॉब्स का एप्पल आईफोन वाला एप्पल होता तो फिर ये कंपनी का नाम होता माइक्रोसॉफ्ट की तरह। तो आपको सेंटेंस में देखना है, सेब की बात हो रही है या माइक्रोसॉफ्ट भले आईओएस बनाने वाली एप्पल कंपनी की बात हो रही है, तो वहां से आपको निकालना है। तो ये सारे काउंटेबल कॉमन नाउन्स हैं जो टचेबल है। अब देखो, टचेबल जो है ना, इनके भी दो टाइप्स हैं। क्यों? आप कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको काउंट कर सकोगे, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको काउंट नहीं कर सकोगे। जैसे शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते। शुगर को काउंट कर सकते हो आप बोलोगे सर मैं तो भी कर लेता हूं काउंट, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो। ये आपने मेजर किया। काउंट करना होता है 1, 2, 3, 4, 5। क्या कभी ऐसा बोलते हो 4 शुगर, 5 शुगर, 10 शुगर? कभी सुना है आपने ऐसा? तो याद रखें, एक सिंपल फॉर्मूला है। अगर कोई चीज 1, 2, 3, 4 में काउंट नहीं होती है, या फिर उसको काउंट करने के लिए आपको कोई यूनिट बाहर से लानी पड़े, मीटर, आवर, पास्कल। टाइम के लिए क्या घंटा होता है, आवर, सेकंड। डिस्टेंस के लिए क्या होता है, मीटर होता है। वेट के लिए क्या होता है, किलोग्राम होता है। कोई भी ऐसी चीज जिसको बाहर से किलो में, घंटों में, मीटर में काउंट करना पड़े, और या फिर जिसको 1, 2, 3 काउंट ना किया जा सके, दोनों में से कोई भी चीज अगर हो जाए तो वो होती है नॉन काउंट या अनकाउंटेबल, ठीक है। अंग्रेज इसको बोलते हैं नॉन काउंट, हिंदी में, हमारे हिंदुस्तान में बोलते हैं अनकाउंटेबल। तो मैं इसमें से अनकाउंटेबल निकाल रहा हूं शुगर, क्योंकि ये किलोग्राम में नापी जाती है, 1, 2, 3 शुगर नहीं होता। इसी तरीके से मैं सैंड को भी नहीं काउंट कर पाऊंगा। कैसे काउंट करूंगा भाई? सैंड भी तो किलो में होगी। बाकी सब जो है काउंट हो सकते हैं, 1 पहाड़, 2 स्टूडेंट, 3 सेब, 4 आदमी और 5 टूथब्रश। ये बताओ, स्टार का क्या करें? स्टार यानी सितारा। अगर कोई खास सितारा हो, प्रोक्सिमा सेंटोरी है ना, हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक में कौन सा सितारा है? सुना होगा ना आपने, प्रोक्सिमा सेंटोरी। या फिर कोई ध्रुव तारा है मान लो। तो ये तो खास तारे हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन इन जनरल स्टार का मतलब होता है सितारा। और स्टार्स को काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जिसको 1, 2, 3, 4 में काउंट कर लिया वो काउंट हो सकता है, सोचने की बात ही नहीं है। अब आप बोलो सर स्टार्स तो अनलिमिटेड है दुनिया में, इन्फिनाइट है, तो ऐसा मत बोलना भाई। इन्फिनाइट होंगे, लेकिन आपको मैं काउंट करने के लिए दूं तो आप काउंट कर सकते हो ना। तो स्टार को आप काउंटेबल प्रॉपर कॉमन नाउन मानेंगे। तो ये हो गए कॉमन नाउन्स। अब मैं ऐसे कॉमन नाउन पूछता हूं आपसे जो अनटचेबल है तो कॉमन, लेकिन उनको टच नहीं किया जा सकता। बताओ कौन कौन से हैं? देखिए, विजडम। विजडम मतलब समझदारी। समझदारी क्या है, इसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन ये है कॉमन नाउन। कोई खास विजडम तो है नहीं ये, है ना, कुछ प्रॉपर नाउन जैसा तो है नहीं। प्रॉपर नहीं है तो कॉमन है। तो मैं मान लेता हूं पहला विजडम। और कौन सा है जी? चलो अब मैं 3, 4 सीधे उठा लेता हूं यहां से। ब्यूटी। ब्यूटी को काउंट नहीं कर सकते, ब्यूटी को, है ना, आप टच भी नहीं कर सकते। ब्यूटीफुल वुमन को टच कर सकते हो, ब्यूटीफुल टेबल को टच कर सकते हो आप, ब्यूटीफुल बच्चे को टच कर सकते हो आप, है ना, खिला सकते हो उसको। लेकिन ब्यूटी को टच नहीं कर सकते आप। ब्यूटी तो देखने वालों की आंखों में होती है।
तो ब्यूटी जो है अगेन इट्स अ अनटचेबल एब्स्ट्रैक्ट कॉमन नाउन। यहां डाल दो इसको। अच्छा, और कौन सा है जी? मिस्टेक। मिस्टेक को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, गलती हो गई, अब क्या टच करोगे। चलो अगला क्या है जी? टाइम। टाइम भी तो कॉमन नाउन है, टच नहीं किया जा सकता इसको। समय को आपको टच करना बहुत मुश्किल है, कैसे टच करोगे भाई, हाथ थोड़ा ना लगा सकते हो समय को। वैसे ही डिस्टेंस को भी आप टच नहीं कर सकते, तो इसको भी मैं अनटचेबल में डाल देता हूं। अपॉर्चुनिटी, मौके को क्या करोगे, मौके को भी टच नहीं कर सकते, इसको भी डाल दो। ठीक है, चलो लव। लव भी कॉमन नाउन है, प्यार तो कॉमन नाउन ही है ना, तो क्या करूं, इसको टच कर सकता हूं? नहीं कर सकता। चलो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब क्या बचा इसमें? मेरे ख्याल से मोटे मोटे हो गए। ये टूथपेस्ट जो था ना, ये टच किया जा सकने वाला कॉमन नाउन था जिसको हमने मिस कर दिया, तो इसको मैं टूथ ब्रश के बाजू में रख देता हूं। ठीक है, लेकिन इसको टूथपेस्ट को आप काउंट नहीं कर सकते। टूथ ब्रश काउंट हो जाएगा, लेकिन टूथपेस्ट कैसे काउंट करोगे भाई? एक कोलगेट, दो कोलगेट, ऐसे नहीं। वो एक कोलगेट की ट्यूब है जो आप घर में रखते हो ना, वो एक कोलगेट की ट्यूब है, क्लोजअप की ट्यूब है वो। टूथपेस्ट कितना है वो अगर काउंट करना हो तो वो किलो में होगा। उस ट्यूब में से सारा निचोड़ के बाहर निकाल लो, फिर तोल लो उसको, और जो चीज किलो में काउंट होगी अपने आप ही अनकाउंटेबल है। तो टूथपेस्ट हाथ लगाया जा सकने वाला नाउन है, टचेबल नाउन है, लेकिन अनकाउंटेबल है, सैंड के जैसा। ठीक है, मैं हर चीज का लॉजिक दे रहा हूं आपको। तो ये हो गए जी आपके कॉमन नाउन्स जो अनटचेबल है। अब देखो जी, जो अनटचेबल है ना, इनमें से कई ऐसे होंगे जिनको काउंट कर सकोगे और कई ऐसे होंगे जिनको काउंट नहीं कर सकोगे। अनटचेबल होना, टचेबल होना दो अलग बातें हैं, लेकिन इनमें भी काउंट और अनकाउंटेबल हो सकते हैं। जैसे विजडम, ब्यूटी काउंट नहीं हो सकते, तो ये नॉन काउंट है। गलतियां काउंट हो सकती हैं, एक गलती, दो गलती, तीन गलती, चार गलती हो सकती है ना, तो ये काउंटेबल है। टाइम को काउंट नहीं किया जा सकता, तो टाइम अनकाउंटेबल है। टाइम के लिए आपको घंटा लाना पड़ेगा, सेकंड लाना पड़ेगा, जिसके लिए मेजरमेंट यूनिट लानी पड़े, काउंट नहीं हो सकता। अगेन डिस्टेंस भी नहीं हो सकती, कैसे होगी भाई डिस्टेंस भी? डिस्टेंस के लिए मीटर, किलोमीटर लाना पड़ेगा। हाँ, अपॉर्चुनिटी काउंट हो सकती है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी, दो अपॉर्चुनिटी या 10 अपॉर्चुनिटी। लव जो है ये काउंट नहीं हो सकता, लव के लिए आपको यहां जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने कॉमन नाउन्स मेरे साथ में ढूंढे। अब आपको एक चीज दिखाता हूं, डिक्शनरी खोलो अपनी ऑक्सफोर्ड वाली, मोबाइल की खोलो, पीसी की खोलो, जहां खोलना हो। यहां मैं डालता हूं लव। ठीक है, नाउन आएगा, वर्ब आएगा, लव नाउन भी है, लव वर्ब भी है, देख चुके हो आप। नाउन के ऊपर ही आपको दिखा देगा अनकाउंटेबल। तो ये फायदा होता है डिक्शनरी का, जब कभी आपके दिमाग में उलझन आए, साहब ये अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है, यहां के ढूंढ लो। शुगर ढूंढ लो, चीनी को, नाउन आएगा, और नाउन फॉर्म में क्या है जी? अनकाउंटेबल। चलो काउंटेबल भी हो सकता है शुगर, कब काउंटेबल होता है? द अमाउंट ऑफ शुगर दैट अ स्मॉल स्पून कैन होल्ड और दैट इज कंटेन्ड इन अ ट्यूब। हाउ मनी शुगर्स डू यू टेक इन कॉफी? जब आप शुगर के चम्मच की बात करते हो, कंटेनर उसकी बात करते हो चम्मच की, तब शुगर के चम्मच को आप शुगर बोल देते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये बोल चालने का तरीका है जिसमें शुगर के चम्मच को शुगर बोला जाता है और उसमें काउंटेबल मान लिया जाता है। तो ये आपको वो भी बताएगा तरीका कि कब काउंटेबल हो सकता है, कुछ खास केस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, डिक्शनरी आपको खोलनी है बार बार, ये आपको मैं समझा रहा हूं। अब देखो, कुछ खास ऐसे नाउन मिले हैं अपने को जो किसी कलेक्शन से मिलके बने हैं। जैसे चार नाउन्स हैं, पहला नाम है टीम। टीम का मतलब है कुछ कलेक्शन ऑफ पीपल, प्लेयर्स। ठीक है ना, प्लेयर्स में टीम, प्लेयर से टीम बनेगी। फिर एक नाउन है अपने पास फैमिली। फैमिली का मतलब है परिवार, जिसमें कुछ परिवार के लोग होंगे, वहां से परिवार बनेगा। फिर एक नाउन है अपने पास कमिटी। कमिटी में कुछ मेंबर्स होते हैं, उनसे मिल करके बनती है कमेटी। और चौथा अपने पास एक नाउन है जूरी। जूरी का मतलब होता है जजेस की कमेटी, 4 5 10 जजेस बैठे हैं, उनकी कमेटी को बोलते हैं जूरी। ये चारों नाउन्स क्या हैं? ये अपनी इंडिविजुअल पहचान रखते हैं, लेकिन इनकी पहचान बनी है इनके ग्रुप के मेंबर से। अगर प्लेयर्स ना हो तो टीम ना बनेगी, प्लेयर्स नहीं हो तो टीम नहीं बनेगी। लेकिन सब प्लेयर्स मिल जाएं तो उनकी यूनिक आइडेंटिटी भी है और एक उनकी टीम
जो है ना मिली जुली जो है आइडेंटिटी भी है। परिवार क्या लोगों से मिलके बना है, लोग नहीं होंगे तो परिवार नहीं होंगे, लेकिन जब सब लोग मिल गए परिवार बना, सबकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी भी है और पूरे परिवार की भी एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो ये होते हैं कलेक्टिव नाउन्स जो रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत आसान है इनको ढूंढना, है ना। मान लीजिए और निकले स्टाफ। स्टाफ क्या है, किसी कंपनी में किसी ऑफिस में काम करने वाले लोगों का ग्रुप। फिर एक जैसे ग्रुप निकले हर्ड। हर्ड का मतलब होता है जानवरों का ग्रुप, है ना। तो इस तरीके से आप कलेक्टिव नाउन्स को पहचान सकते हैं। इजी लग रहा है ना भाई, मुश्किल तो नहीं लग रहा, खेल खेल में सीख रहे हो। चलो अब एक नाउन, दो तीन नाउन्स और रह गए अपने पास, कुछ और खास टाइप के। पहला नाउन है आइसक्रीम। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवाया था। देखिए आइस का मतलब होता है बर्फ, क्रीम का मतलब आप समझते हैं क्रीम। लेकिन अगर इन दोनों को मिला दें, इन दोनों वर्ड्स को, तो बन जाएगी आइसक्रीम। लेकिन आइसक्रीम में आपको ना मिलेगी आइस, ना मिलेगी अलग से क्रीम। आइसक्रीम क्या है जी, दो नाउन्स को मिला करके एक तीसरा नाउन बनाया गया है और ये एक कंपाउंड नाउन है और इसकी एक डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट आइडेंटिटी है। ऐसा नहीं है आप आइसक्रीम पकड़ो और ऐसे हाथ से उधेड़ के इधर आइस कर दो, इधर जो है क्रीम कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हो। तो ऐसे नाउन्स अंग्रेजी में कहलाते हैं कंपाउंड नाउन्स। और ये भी काउंटेबल हो सकते हैं या नॉन काउंट हो सकते हैं। काउंटेबल कब होंगे, जब इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 में काउंट कर सको। आइसक्रीम को काउंट नहीं कर सकते हो। हिंदी में बोल देते हैं मैंने एक आइसक्रीम खाई है। भाई साहब आपने एक आइसक्रीम नहीं खाई, आपने एक कप में 50 ग्राम आइसक्रीम खाई है। वो कप 50 ग्राम का था। हो सकता है वो कल को कप जो है 250 ग्राम का मिलने लगे, फिर आपकी एक नहीं 5 आइसक्रीम हो जाएंगी। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आइसक्रीम को तोलना पड़ेगा, वजन करना पड़ेगा इसका। एक खाइए उसमें कुछ क्वांटिटी तो होगी ना। तो इसका मतलब आइसक्रीम एक मटेरियल है, अनकाउंटेबल कंपाउंड नाउन है। चलो और देखते हैं कंपाउंड नाउन। अगला कंपाउंड नाउन मिला अपने को स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स कार यानी ऐसी कार जो स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है, जिससे आप रेसिंग करते हैं। ये बना है स्पोर्ट्स और कार नाम के दो नाउन से। लेकिन अगर आपको मैं स्पोर्ट्स कार दे दूं तो उसमें से कार और स्पोर्ट्स को अलग नहीं कर पाओगे आप। ये पकड़ी कार, ये कार साइड में कर दी और खेल उसका बाहर निकाल दिया, ऐसा कर सकते हो नहीं। दोनों नाउन्स मिले और नया यूनिक नाउन बनाया स्पोर्ट्स कार। हाँ स्पोर्ट्स कार काउंट हो सकती है। स्पोर्ट्स कार को किलो में, लीटर में, घंटे में तोलने की जरूरत नहीं है। 1 या 5 जितना हो सके आप बता सकें। तो ये कंपाउंड नाउन काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। फिर एक और स्पोर्ट्स, एक और दिखाता हूं आपको कंपाउंड नाउन, आइस टी। आइस टी, वो आइसक्रीम जैसा ही खेल है इसका भी, ठीक है ना। आइस टी में ऐसा नहीं है आप टी अलग करके आइस अलग कर देंगे। ये पूरा अलग ही इसका मटेरियल आता है, मिक्सचर अलग ही होता है, टी से अलग होता है और आइस तो उसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। तो दोनों से मिलके बना हुआ नाउन है आइस टी, लेकिन आइस और टी इसमें नहीं होंगे, अलग चीज है, ये डिफरेंट चीज है। आइस टी का अगर आपको गिनना हो तो कैसे गिनोगे। आइस टी को आपको तोलना पड़ेगा, वजन करना पड़ेगा। चाय का भी तो वजन करते हो ना, आधा किलो चाय, 1 किलो चाय। या फिर इसको बनाने के बाद कप गिनने पड़ेंगे, 1 कप ऑफ आइस टी, 3 कप ऑफ आइस टी, 3 कप्स ऑफ आइस टी। तो कप गिन रहे होंगे उस केस में भी आप आइस टी को नहीं गिन पा रहे, आइस टी इज अनकाउंटेबल। तो इस तरीके से हमने एक एक नाउन को समझा। सबसे अच्छा तरीका जो सीखा उसको रिटेन करने का, आपके सामने जो ये जो टेबल है एक बार इस पर नजर डाल लो। प्रॉपर नाउन्स जिनको काउंट करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट लेटर इनका हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है। कॉमन नाउन्स जो टच किए जा सकते हो या फिर टच ना किए जा सकते हो, दोनों ही केस में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों टाइप के होंगे। कलेक्टिव नाउन इनको टच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कुछ फिजिकल चीजों के कलेक्शन से बने होंगे, ठीक है। कमेटी, जूरी, फैमिली, टीम। और कंपाउंड नाउन्स दो नाउन्स का मिक्सचर है, एक तीसरा ऐसा नाउन बना हुआ है जिसकी आइडेंटिटी दोनों से अलग है। एक और ऊपर शायद हमने छोड़ दिया, फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है आजादी। आजादी को काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन आजादी एक कॉमन नाउन है। अगर फ्रीडम टू वोट होता, मतदान की आजादी होती है आपको, तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो सकता था, वो भी नहीं है, इनफैक्ट वो भी कॉमन नाउन नहीं है। चलो अब मैं इस फ्रीडम को डाल देता हूं कॉमन नाउन में जिसको टच ना किया जा सके और जिसको काउंट ना किया जा सके। तो यहां लिख देता हूं लव के बाद में फ्रीडम। चलो सीख गए खेल खेल में नाउन्स के टाइप। अब और आगे बढ़ते हैं।
ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और चीज, इनमें से कौन कौन से ऐसे नाउन है जो काउंट हो सकते हैं? इनमें से कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो काउंट हो सकते हैं? प्रॉपर नाउन काउंट हो सकते हैं लेकिन काउंट करने नहीं है क्योंकि वो एक ही है। कॉमन नाउन्स काउंट हो भी सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, टचेबल और अनटचेबल दोनों फॉर्म्स में। कलेक्टिव नाउन्स काउंटेबल होते हैं क्योंकि एक टीम है या दो टीम है, पांच टीम्स हैं, काउंट तो कर ही सकते हो ना। और कंपाउंड नाउन काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। ये चीजों पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आगे नाउन के क्वेश्चन कराऊंगा ना प्रीवियस ईयर वाले, तो आपका दिमाग ठनकेगा, साहब ये काउंटेबल था या अनकाउंटेबल था, कैसे पता लगेगा? यहीं पे सीख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अपना आगे का चैप्टर देखो। नाउन के केसेस। केस क्या होते हैं? देखो, चार सेंटेंसेस आपके सामने। समीर लाइक सारिका, सारिका हेट्स समीर। पहले ये दोनों ही देख लो। समीर लाइक्स सारिका, सब्जेक्ट क्या है? समीर। समीर पसंद करता है सारिका को। वर्ब है यहां पे लाइक्स, वर्ब है यहां पे लाइक्स। सारिका कौन है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। समीर किसे पसंद करता है? whom डज समीर लाइक? समीर लाइक्स सारिका। जिस नाउन ने वर्ब से वट whom या वेयर का रिप्लाई कर दिया, वट whom या वेयर का रिप्लाई कर दिया, वो नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे सारिका बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। समीर एक प्रॉपर नाउन है, सारिका एक प्रॉपर नाउन है, वर्ब यहां पे एक्शन वर्ब है एक्टिव में। इतना समझ गए? समीर है यहां पे सब्जेक्ट। दूसरे केस में देखो, समीर, सारिका हेट समीर। समीर तो प्यार करता है सारिका से लेकिन सारिका को समीर से नफरत है। यूजुअल लव स्टोरी। क्या होगा इसमें? देखो, सब्जेक्ट बनेगा यहां पे सारिका, वर्ब बनेगी हेट्स। हेट का मतलब है नफरत करना। एक्शन वर्ब है, एक्टिव में लिखी हुई है, बी फैमिली की वर्ब आई नहीं है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट है समीर। फर्स्ट केस में समीर सब्जेक्ट था, सेकंड केस में समीर ऑब्जेक्ट है। समझ पा रहे हो? ये मैं नाउन के दो केसेस बता रहा हूं आपको। नाउन जब सब्जेक्ट बना होता है या ऑब्जेक्ट बना होता है। याद रखें, नाउन अपनी फॉर्म को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनते हुए चेंज नहीं करेगा। यही समीर सब्जेक्ट था, यही समीर ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनते हुए समीर ने अपनी फॉर्म को चेंज नहीं किया। यहां सारिका ऑब्जेक्ट थी, यहां सारिका सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनते हुए सारिका ने भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं किया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को याद रखना, ये इसी के बिल्कुल बाद आएगा प्रोनाउंस के केस में, जहां ये चेंज कर लेते हैं, प्रोनाउंस अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं। आगे आओ। समीर्स फादर इज अ फेमस म्यूजिशियन। ये जो दो केसेस देखे ना आपने, ये नाउन के चार केसेस में से दो केस हैं। पहला केस है सब्जेक्टिव केस, जिसमें नाउन एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखो, वैसे तो ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है यहां, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सब्जेक्टिव केस ऐसे बनेगा कि यहां नाउन सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्टिव केस ही बोल दो, यहां नाउन ऑब्जेक्ट है। तीसरा केस होता है नाउन का पजेसिव केस। केस क्या है? रूप है। नाउन के क्या क्या रूप हो सकते हैं? नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, वर्ब बन सकता है ना? वर्ब तो नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट बन सकता है। तीसरा जो केस है नाउन का, वो होता है पजेसिव केस, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट। पजेशन का मतलब होता है किसी चीज के को अपने कब्जे में लेना, उसका अधिकार, उसके ऊपर अपना अधिकार रखना। पजेशन को का हिंदी में मीनिंग होता है कब्जा। पजेसिव केस यानी जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन पे अपना अधिकार बता रहा हो। जैसे समीर फादर इज अ फेमस म्यूजिशियन। समीर के पिता एक जाने माने म्यूजिशियन है। समीर्स, ये जो आप देख रहे हो ना, ये समीर्स, ये समीर्स का मतलब है समीर के पिता। समीर्स फादर यानी फादर ऑफ समीर। ठीक है, तो ये होता है पजेसिव केस। पजेसिव केस में आप ये अपोस्ट्रोफी, इसको ये जो कोमा लग रहा है छोटा सा ऊंचा सा, इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसके बाद में आप लगा देते हैं एस। मोहन्स यानी मोहन का, सोहन्स यानी सोहन का, अमन्स है ना, अमन का, समीर्स यानी समीर के पिता। खोल करके लिखना हो तो इसको ऐसे लिखेंगे, फादर ऑफ समीर। समीर पहले आ जाएगा, फादर पहले आ जाएगा और समीर बाद में चला जाएगा। एक और चीज ध्यान रखें, जब भी दो नाउन्स आप ऑफ कंजंक्शन से ऑफ प्रेपोजिशन से जोड़ेंगे, दो नाउन्स के बीच में जब भी ऑफ आएगा, पहले वाले नाउन के आगे आप द का इस्तेमाल करते हैं। यही रूल आपको मैं आर्टिकल वाली क्लास में भी बताऊंगा, ए एन दी के इस्तेमाल में। यहां पे छोटी छोटी
रूल्स आपको पहले ही बता देता हूं मैं, तो आपको चीजें समझ में आती हैं। इसका लॉजिक भी मिलेगा आपको रिलेटिव प्रोनाउन के चैप्टर में, ऐसा क्यों हो रहा है। आपने इस चीज को, फादर को, इस कॉमन नाउन को आपने डिफाइन कर दिया है। अब ये कोई ऐसा वैसा फादर नहीं है, ये फादर है समीर का, खास फादर है। और अंग्रेजी में खास चीजों के आगे द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द हिमालयाज, द गंगा रिवर, है ना। चलिए, द फादर ऑफ समीर। चलो, माय ब्रदर समीर लाइक सारिका। मेरा भाई समीर, माय ब्रदर समीर पसंद करता है सारिका को। देखो, समीर से बिल्कुल पहले और समीर के बिल्कुल बाद दोनों तरफ आपने कॉमा लगाया है। और देखो दूसरे केस में क्या कर रहा हूं, बिना कॉमा के लिख रहा हूं, माय ब्रदर समीर, समीर लाइक सारिका। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, ये समीर जो बीच में वर्ड आया है ना, ये नाउन का चौथा केस है, इसको बोलते हैं अपोजिटिव केस। ये क्या करता है, ये किसी दूसरे नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की जो है काम करता है। मेरा भाई सारिका को पसंद करता है, ये बात मैं सीधे भी बोल सकता था, लेकिन मैंने क्या बोला, मेरा भाई समीर सारिका को पसंद करता है। अब देखो, आपको सीखना है ये समीर जो बीच में आया है, इसके आगे कब कॉमा लगेगा आगे पीछे और कब नहीं लगेगा। अगर मेरा एक ही भाई है और सबको पता है उसका नाम है समीर, एक ही भाई है और सबको पता है उसका नाम है समीर, तो बीच में जो समीर लिखा है ये नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन है। नॉन इसेंशियल यानी इसको देने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधे ही बोल देता मेरा भाई जो है सारिका को पसंद करता है, सबको पता है एक ही भाई है इसका, उसका नाम है समीर। तो ये समीर मैंने धक्के दगाने से बीच में लगाया है, नाउन का अपोजिटिव केस है लेकिन नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ। और अंग्रेजी में नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन हमेशा कॉमा से कॉमा के बीच में अलग की जाती है, ठीक है। ये आगे भी आप पार्टिसिपल चैप्टर में देखेंगे, राइटिंग में बहुत काम आता है। दूसरे केस में पता क्या है, मेरे कई सारे भाई हैं। अगर मैं ये बोल देता मेरा भाई पसंद करता है सारिका को, तो सामने वाला पूछता कौन सा वाला, समीर करता है, मिहिर करता है, कौन करता है, तो फिर आपको बताना पड़ता है समीर करता है। तो आपने पहले ही बोल दिया मेरा भाई समीर जिसका नाम है, चार में से वो वाला जिसका समीर नाम है वो पसंद करता है सारिका को। यहां पे नाउन अपोजिटिव केस में आया है ब्रदर नाम के दूसरे नाउन के लिए, और ये समीर नाउन एक इसेंशियल इंफॉर्मेशन देने वाला नाउन है, इसलिए इसेंशियल इंफॉर्मेशन के ना पहले ना बाद में कॉमा लगता है। क्लियर हो गया मामला। नाउन के चार केसेस सीख लिए आपने। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने चेंज नहीं होगा। पॉजेसिव केस में एक अपोस्ट्रोफी लगा लेगा नाउन अपने बाद में, और इसको आप खोल भी सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है, जिसके अपोस्ट्रोफी लगी हो उसको बाद में ले जाओ, जो आगे है उसको पहले ले आओ, बीच में ऑफ लगा दो। और दो ऑफ से जब दो नाउन जुड़ते हैं तो वैसे भी द का इस्तेमाल किया ही जाता है, जो आर्टिकल चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। चौथा अपोजिटिव केस है, मेरा भाई समीर सारिका को पसंद करता है। समीर का नाम अगर कॉमा से कॉमा के बीच में लिखा तो मेरा एक ही भाई है, ये नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। अगर समीर के कॉमे नहीं लगे आगे पीछे तो मेरे कई सारे भाई हैं, जिनमें से समीर को पहचानने के लिए मैंने उसका नाम दिया एसेंशियल इंफो। चलो, हर चीज को धीरे धीरे समझ रहे हैं। अब मैं आपको पॉजेसिव्स के ऊपर कुछ अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज करवाता हूं। पेंटिंग्स ऑफ द आर्टिस्ट, इसको पॉजेसिव केस में कैसे लिखेंगे, सबको ट्राई देना भाई, साथ में इंटरेक्टिव क्लास है ये। पेंटिंग्स ऑफ द आर्टिस्ट, इसको इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, पॉजेसिव की केस के फॉर्म में कैसे लाएंगे। देखिए, जो बाद में आया ना, जो बाद में आया है उसको पहले ले आओ, और जो पहले आया था उसको ले आओ बाद में। और क्या करना है, जो पहले लाए थे उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। आर्टिस्ट बाद में आया था, आर्टिस्ट बाद में आया था, तो मैंने क्या किया, आर्टिस्ट को उठाया और पहले ले आया, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। और पेंटिंग शुरू में आई थी तो पेंटिंग को लिख दिया बाद में, ऑफ प्रेपरेशन के बाद, ठीक है। ऑफ तो यहां लगा हुआ है, मतलब यहां ले आया मैं उसको। गलती आपने जो पकड़ी नहीं वो ये पकड़वाना चाहता था मैं कि बीच में ऑफ प्रेपोजिशन लगी है, तो आपको लिखना चाहिए था द पेंटिंग्स ऑफ द आर्टिस्ट। आ रही ना बात समझ में भाई, बीच में ऑफ आ गया तो शुरू वाले नाउन के आगे तो द लगना ही है, जो आप लगाना भूल गए, ठीक है। तो चारों केसेस में अपने को द का इस्तेमाल करना है। अब फटाफट मैं इनके पॉजेसिव बनाता जा रहा हूं, देखते जाओ। फर्स्ट केस में मैंने बना दिया आपके सामने, द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट पेंटिंग। अब देखो अगला थोड़ा ट्रिकी है, द पेंटिंग्स ऑफ द आर्टिस्ट, एक नहीं है,
बहुत सारे हैं। आर्टिस्ट सिंगुलर है, आर्टिस्ट प्लूरल है। क्या करें अब ऐसा हुआ जी, आपको लिखना पड़ेगा द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट अपोस्ट्रोफी एस पेंटिंग्स, ऐसे लिखूंगा ना। आपको पॉजेसिव बनाना है, आर्टिस्ट को पहले ले आओगे, पहले लाओगे, आर्टिस्ट लिखोगे, एस लगाओगे पीछे, और फिर अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, और फिर बन जाएगा द आर्टिस्ट पेंटिंग्स। लेकिन ये बोल नहीं पाओगे आप, ये क्या बना हुआ है। इस वाले को तो बोल पाओगे आर्टिस्ट्स, आर्टिस्ट्स, लेकिन यहां पे ऑलरेडी पहले ही एस लगा हुआ है। एक और एस लगाने से कैसी आवाज आ रही है, आर्टिस्ट, कैसी आवाज आ रही है, अजीब सी आवाज आ रही है ना भाई। आर्टिस्ट के लास्ट में भी एस आ गया, एक एस और लगा दिया अपोस्ट्रोफी के साथ। तो जब हम प्लूरल नाउन्स का, प्लूरल कॉमन नाउन्स का पॉजेसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पीछे वाला एस हटा देते हैं। सिर्फ आर्टिस्ट लिख करके, एस को लिख करके एक अपोस्ट्रोफी लगा दो। जैसे इस अपोस्ट्रोफी को कोई देखेगा वो समझ जाएगा कि ये नाउन प्लूरल है, इसके पहले ही एस आ रहा है, इसलिए बाद वाले एस को ओमिट कर दिया गया है। ये है यहां पे, बस इसको बोला नहीं जा रहा ना लिखा जा रहा। समझ गए ना। चलो, तो ये आपको नाउन का पॉजेसिव बनाना आना चाहिए। द नोटबुक ऑफ द स्टूडेंट्स, द नोटबुक ऑफ द स्टूडेंट्स, या नोटबुक्स ही कर दो। कैसे बनाऊंगा, फर्स्ट केस में बनेगा, स्टूडेंट्स को पहले ले आता हूं, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक ही है तो अपोस्ट्रोफी एस नोटबुक्स, ठीक है। और दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में होगा द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब ये लगाऊंगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, पहले ही इसमें एस आ गया है, ये नाउन पहले ही प्लूरल है, देख रहे हो ना, नाउन पहले ही प्लूरल है। तो क्या लिखूं, इस दूसरे एस को निकाल देता हूं, द स्टूडेंट्स नोटबुक, ठीक है, नोटबुक्स। द कार ऑफ जेम्स, द कार ऑफ जेम्स, तो मैं क्या लिखूं, जेम्स, जेम्स कार, ये लिखूंगा ना। लेकिन आवाज कैसी आ रही है, जेम्सिस, जेम्स के नाम में भी एस आ रहा है और पीछे अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। ऊपर वाले केसेस में आर्टिस्ट, स्टूडेंट कॉमन नाउन थे, इस केस में जेम्स एक प्रॉपर नाउन है। जे बड़ा है यानी कि किसी इंसान का नाम है, यूनिक आइडेंटिटी है। प्रॉपर कॉमन देख चुके हो ना आप ऊपर, डोनाल्ड ट्रम्प, माउंट एवरेस्ट, सब प्रॉपर नाउन्स हैं, यूनिक है जो। तो जेम्स भी किसी इंसान का नाम है, यूनिक ही होगा, इंसान यूनिक है तो नाम भी यूनिक है। तो इस केस में क्या होगा जी, आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस एस को यहां से निकाल दूं। क्यों, क्योंकि इसमें एस ऑलरेडी लगा हुआ है। लेकिन ध्यान देना, मॉडर्न इंग्लिश ये कहती है कि आप इस एस को ऐसा का ऐसा बरकरार रहने दें। अगर प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, ठीक है, जेम्स हो, कोई भी ऐसा नाम हो जिसके पीछे एस आ रहा हो, उस पे अपोस्ट्रोफी एस लगाना हो तो आप ये लगा लें। ये लगाने का ना या लगाने का अधिकार सिर्फ जेम्स को है। अगर जेम्स बोल दे आज से कि मेरे आगे भाई एस नहीं लगता, जेम्स अपना नाम कहीं लिखे और पॉजेसिव बनाए और एस ना लगाए, तो जेम्स को ये पूरा अधिकार है। लेकिन हम बिना जेम्स से पूछे इस काम को नहीं करेंगे। हाँ, ये काम हम कर सकते हैं ऐसे लोगों के मामले में जो डेड हैं, जैसे जीसस। आप यहां लिख दें द ब्लेसिंग्स ऑफ जीसस, ठीक है। जीसस इज, है ना, नॉट एन अलाइव फिगर, है ना। जीसस कोई प्रॉपर नाउन है लेकिन जिंदा इंसान नहीं है आज की डेट में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, जीसस के आगे अपोस्ट्रोफी लगा करके, जीसस ब्लेसिंग्स। जेम्स के आगे नहीं कर सकता मैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स लिखते हो, पीछे एस आ रहा है तो उसको आपको यूनाइटेड स्टेट्स ही लिखना पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट्स ही लिखना पड़ता है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा एस लगा करके। कुछ पुरानी इंग्लिश की किताबों में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, मॉडर्न इंग्लिश को यूज करते हैं, इसमें आपको, ठीक है ना, एस के साथ ही यूज करना है, ऐसे प्रॉपर नाउन्स के केस में। तो चलिए यहां रैप अप करते हैं क्लास को। एक छोटा सा पार्ट और था लेकिन समझाने में टाइम ज्यादा निकल गया। मैं कोशिश कर रहा हूं हर चीज, एक हल्की सी भी आपको कंफ्यूजन की गुंजाइश ना हो किसी भी पार्ट में, है ना। डिटेल में इसलिए खोल के समझा रहा हूं। फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी लगाएं जब कॉमन नाउन्स हो जिनके लास्ट में एस आ रहा हो या वो प्लूरल हो, और बाद सब बाकी सब में अपोस्ट्रोफी एस दोनों लगाएं दूसरे सभी टाइप के नाउन्स में। ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है प्रॉपर नाउन्स पे फॉर्मल ग्रामर के अंदर। चलो रैप अप करता हूं क्लास को। कोई होमवर्क आपको नहीं दे रहा हूं मैं, इसको पूरे को, ये होमवर्क आपका यही आज का, एक बार फिर से
नोट्स को देख करके दिमाग में रिवाइज करो। नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी आपसे। नाउन और प्रोनाउन को अपने कंबाइन करेंगे। अंटिल देन साइनिंग आउट।